Good morning, students. Students, today we are going to discuss about Human Genome Project. Students, today we are going to discuss what is Human Genome Project or HGP, what are its goal, why it is called Mega Project, and what are the advantages of HGP in the field of science. सो स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूँगा कि आज आने वाले टॉपिक में वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ द साइंटिस्ट वर एबल टू find out or recognize all the sequences of the DNA or a particular organism, and what is the advantage of determination of these sequences. So according to NCERT, I am going to explain that uh, since we know that ह्यूमन डीएनए और नॉट ओनली द ह्यूमन डीएनए, कोई भी डीएनए अगर आप ले लें, ठीक है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ सम सीक्वेंसेस ऑफ द नाइट्रोजीनियस बेसिस, ठीक है, एंड विच कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. तो कहने का मतलब ये है कि डीएनए एक्चुअल में है क्या. डीएनए एक तरह का क्या है, नाइट्रोजीनियस बेसिस का सीक्वेंस है, और यही सीक्वेंस ये डिटरमाइन करते हैं, यही सीक्वेंसेस जो हैं वो निर्धारित करते हैं कि आखिर जो डीएनए है वो किस तरह की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा. ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन डीएनए सीक्वेंसेस. यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी अगर फीचर है या उसके सारे के सारे जो फीचर हैं वो केवल और केवल डिपेंड करते हैं किस पे, डीएनए के नाइट्रोजीनियस बेसिस के सीक्वेंसेस पे. ठीक है, अगर हम देख रहे हैं, इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग, देयर आर टू पर्सन्स एंड दीज टू पर्सन्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये है कि उनका जो डीएनए है उस डीएनए उनके डीएनए में भी कोई ना कोई डिफरेंस, यानी डीएनए का डिफरेंस का मतलब उनके डीएनए को बनाने वाले जो बेस पेयर्स हैं उनके सीक्वेंस में भी कहीं ना कहीं चेंजेस होंगे. अगर ज़्यादा चेंजेस नहीं भी होंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ सम प्लेसेस पे, तो कुछ प्लेसेस ऐसे होंगे, एटलीस्ट सम प्लेसेस ऐसे होंगे जहाँ पर इनमें क्या होंगे, डिफरेंस वेरिएशन होंगे या डिफरेंसेस होंगे. ठीक है, सो these assumption led to the quest of the finding of the complete DNA sequences of the human genome. तो ये जब पता था कि यार जो पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक हैं वो डीएनए के सीक्वेंसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो साइंटिस्ट में क्यूरियोसिटी जागी. तो उन्होंने कहा क्यों ना हम डीएनए के सारे सीक्वेंसेस का पता लगाएं, आखिर कैसे कुछ ना कुछ मतलब टेक्निक्स का यूज किया जाए और इन डीएनए के सारे सीक्वेंसेस का पता लगा लिया जाए. ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, कई सारी टेक्निक्स को इवॉल्व किया गया और डीएनए को उन टेक्निक्स की मदद से आइसोलेट किया गया, अलग अलग क्लोन किया गया. ठीक है, और क्लोन करने के बाद ऐसे टूल्स को भी क्योंकि डीएनए के सीक्वेंसेस को फाइंड आउट करना इतना इजी काम तो था नहीं, तो ऐसे टूल्स को भी क्या किया गया, फाइंड आउट किया गया जिनकी मदद से ये ह्यूमन जीनोम का पूरा सीक्वेंसेस को पता लगाया जा सके. सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. ठीक है, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स वेयर इट वाज पॉसिबल टू आइसोलेट, क्लोन एंड अ पीस ऑफ डीएनए एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सिंपल एंड फास्ट टेक्निक्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ द सीक्वेंसेस. तो ये सारा पॉसिबल हो सका तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स की मदद से हो सका, जिन टेक्निक की मदद से क्या किया गया, डीएनए को आइसोलेट किया गया किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल से. ठीक है, उसके अलग अलग क्लोन तैयार किए गए. क्लोन तैयार करने के बाद सिंपल और फास्ट टेक्निक्स को इवॉल्व किया गया, जिन टेक्निक्स की मदद से डीएनए के सारे सीक्वेंसेस को पता लगाया जा सकता था. तो इस तरह से एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया 1990 में, 1990 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया. ठीक है, जिसकी मदद से डीएनए के सारे सीक्वेंसेस का पता लगाया जा सके. तो एक क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है कि वाई एचजीपी इज़ रिफर्ड एज मेगा प्रोजेक्ट. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को एक मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है, क्यों? ठीक है, इट इज़ कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट. ठीक है, तो इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है, तो इसके पीछे मैं एक कुछ रीज़न बताऊंगा. यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड, इसको सोच करके ही आप सरप्राइज्ड होंगे. ठीक है, तो इट इज़ सेड टू बी मेगा प्रोजेक्ट. ठीक है, बिकॉज सिंस वी नो दैट ह्यूमन बींग्स के जो हैप्लॉइड डीएनए है, तो अगर उसमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स इसके पास होते हैं. ठीक है, तो यानी कि इसको मेगा प्रोजेक्ट कहने के पीछे रीज़न बता रहा हूँ. वाई इट इज़ कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट, सिंस ह्यूमन डीएनए कंटेन्स 3 × 10⁹ बेस पेयर्स. तो ये एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, जब स्टार्ट किया जा रहा था प्रोजेक्ट को, तो इट वाज एस्टिमेटेड दैट कि सीक्वेंसिंग ऑफ वन बेस पेयर, यानी एक बेस पेयर की सीक्वेंसिंग को पता लगाने में तकरीबन $3 का खर्चा आएगा. द एक्सपेंडिचर इज़ $3 फॉर वन सीक्वेंस. तो अगर आप मल्टीप्लाई कर लो 3 × 3
इंटू 10⁻9 करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 10⁻9 यानी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट इसकी कितनी आ जाएगी। द अप्रॉक्स कॉस्ट इज़ 9 बिलियन, यानी पूरे के पूरे जो आपका जीनोम है उसको फाइंड आउट करने में जो कॉस्ट आ जाएगी वो 9 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर आ जाएगी। वही नहीं, अगर अब आपको सीक्वेंस पता भी चल गया, इफ़ यू नो द सीक्वेंस, और आप सीक्वेंस को पता लगने के बाद नाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन द सीक्वेंस, तो वी नो दैट देर आर हाउ मेनी सीक्वेंसेस, देर आर हाउ मेनी बेस पेयर्स, 3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स। तो आप एक ऐसी बुक यूज़ कर रहे हैं जिसके एक पेज पे आप 1000 लेटर्स को लिख सकते हैं, और उस बुक में 1000 पेजेस हैं। तो ज़रा एज्यूम कीजिए, तो ऐसी कितनी बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसी 3300 बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी केवल एक सेल के डीएनए को फाइंड आउट करने में। यानी कहने का मतलब ये है कि डीएनए के पास 3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स हैं। अब एक बेस पे, अब अगर आप उनको बेस पेयर मतलब क्या है, जनरली वो आपके क्या हैं, लेटर्स हैं, ठीक है, आपके जनरली क्या अल्फ़ाबेट्स हैं, तो अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में, ATGC की फॉर्म में। तो अगर वी आर गोइंग टू राइट देम, अगर हम उनको लिखने जा रहे हैं तो आपको एक बुक यूज़ करनी है जिस बुक पे हम उसे लिखने जा रहे हैं। सपोज़ बुक के एक पेज पे आप 1000 अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, और उस बुक में 1000 पेजेस हैं, तो आपको 3300 बुक्स, ऐसी बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक तो इतना ज़्यादा उसके लिए ह्यूज अमाउंट में मनी की रिक्वायरमेंट थी, दूसरा इतना ज़्यादा डाटा को स्टोर करने के लिए ज़रूरत थी, और इतना ही नहीं कि अब यार जब हम डाटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं, इस डाटा की प्रॉपरली एनालाइज करने के लिए हमें उसके लिए वैसे ही टूल्स की रिक्वायरमेंट भी होगी, ठीक है। तो आपको उस डाटा की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए वैसे ही डाटा टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो इसीलिए क्या कहा गया कि इट्स अ मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आगे की बात करूँ तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ द डाटा एक्सपेक्टेड टू जनरेट एंड नेसेसिटीज टू द यूज़ ऑफ द हाई स्पीड computational devices for the data storage and retrieval and analysis. So HGP was closely associated with the rapid development of the new area in the biology called bioinformatics. तो इसीलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा गया, बिकॉज देयर आर 3 रीजन्स। फर्स्ट रीजन है तो आपको एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, दूसरा आपका इसके डाटा को हैंडलिंग और स्टोरेज से रिलेटेड है, और तीसरा रीजन आपका जो है वो आपको ऐसे कंप्यूटेशनल डिवाइसेस को इवॉल्व करने की ज़रूरत थी जो कि इतना हाईली इफ़िशियंसी के साथ इतना सारा डाटा क्या कर सके, स्टोर कर सके। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द गोल्स ऑफ HGP। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस सम मेजर गोल्स, जो HGP के गोल्स रखे गए थे उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। द फर्स्ट गोल ऑफ HGP वाज टू आइडेंटिफाई अप्रॉक्सीमेटली ऑल द 20,000 to 25,000 जीन्स इन द ह्यूमन डीएनए। पहला तो जो इसका मोटो रखा गया, जो गोल रखा गया, वो ये था कि एक सब ये इट वाज एस्टिमेटेड दैट कि एक ह्यूमन डीएनए में तकरीबन 20,000 से 25,000 क्या होते हैं, जीन होते हैं। तो हर एक जीन को क्लियरली आइडेंटिफाई किया जाए, ये इसका पहला क्या था, एक गोल था। सेकंड गोल वाज टू डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंसेज ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप द ह्यूमन डीएनए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि जो एज वी नो दैट द ह्यूमन डीएनए इज मेड अप ऑफ 3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर, यानी तकरीबन 3 बिलियन बेस पेयर का बना हुआ है। तो हर एक बेस पेयर जो जिस सीक्वेंस में उसे वैसे वैसे सीधे सीधे फाइंड आउट कर लिया जाए। तीसरा था स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन इन डाटा बेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्मेशन तो आपने निकाल ली, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं स्टोर करना था। तो उस जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी उसको डाटाबेस बना करके उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करा जाए, ये इसका तीसरा गोल था। फोर्थ, इम्प्रूव टूल्स फॉर द डाटा एनालिसिस। अब इतना बड़ा डाटा हमारे पास आएगा तो उसको एनालाइज करने के लिए उतने ही इम्प्रूव टूल्स की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो फोर्थ गोल ये रखा गया कि किसी तरह से ऐसे टूल्स का तैयार किया जाए जो उसकी डाटा, जो भी डाटा अचीव होगा उस डाटा की एनालिसिस कर सके। फिफ्थ, ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज़। तो HGP में जब इतना खर्चा हो रहा है, तो जितना इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उससे जो इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी उसका यूज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में किया जाए, जिससे कि ह्यूमन वेलफेयर में कई सारे काम हो सकें। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, टू एड्रेस LC। तो ये था टू एड्रेस LC, यानी LC का मतलब है E फॉर इथिकल, ठीक है, L फॉर लीगल, S फॉर सोशल, I फॉर इश्यू। तो यानी कि जब ये HGP में काम होगा, यानी ह्यूमन डीएनए के सारे सीक्वेंसेस को पता लगाया जाएगा, और उन सीक्वेंसेस के पता लगाने की वजह से कई सारे डिसऑर्डर्स को ठीक जाएगा किया जाएगा, या कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, तो उसकी वजह से कई इथिकल इशू आ सकते हैं, कई लीगल इशू आ सकते हैं, कई सारे सोशल इश्यूज आ सकते हैं। तो ये भी टारगेट रखा गया, ये भी गोल रखा गया कि इन इश्यूज़ को किसी तरह से क्या किया जाए, डील किया जाए या एड्रेस किया जाए। सो देयर आर 6 goals. First, to identify all 20 to 25,000 genes. Second, to determine all the sequences, all the 3 billion sequences of the DNA. Third, to store the information into the databases.
फिफ्थ, टू इम्प्रूव टूल्स फॉर द एनालिसिस ऑफ द databases. Sixth, and sorry, fifth, to transfer the information to related industries. And the sixth one is to deal with LC. ठीक है. नाउ अब इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में द टाइम ड्यूरेशन वाज 13 ईयर. पूरा होने में इसको 13 ईयर लग गए. एंड 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में इसको पूरा करने में किसका बेसिकली जो मेन सहयोग था किसका था. ठीक है. द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज 13 ईयर प्रोजेक्ट एंड कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. तो अमेरिका यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इसके पीछे इन्वॉल्व था. और इसको सपोर्ट किसने किया. द अर्ली ईयर्स ऑफ द एचजीपी, द वेलकम ट्रस्ट, यूके का वेलकम ट्रस्ट था, बिकेम द मेजर पार्टनर ऑफ इट. एंड एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो है अदर कंट्रीज़ ने, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, चाइना है, और कुछ अदर कंट्रीज़ ने इसको एस्टेब्लिश करने में हेल्प भी दिया. 2003 में जाकर के एचजीपी कम्प्लीटली पूरा हो गया. एंड व्हेन द एचजीपी वाज कंप्लीटेड तो उससे एक रिवोल्यूशनरी चेंज आ गया फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स के फील्ड में. ठीक है. नाउ knowledge about the effect of the DNA variation among the individuals can lead to the revolutionary new ways of the diagnose, treat and someday prevent the thousands of disorders that affect human beings. तो जब आपका एचजीपी पूरा हो गया तो एचजीपी का पूरा होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिली तो पता चला कि यार एक नॉर्मल डीएनए में कौन सा सीक्वेंस है, एक एबनॉर्मल जो डीएनए है उसमें कौन से सीक्वेंस हैं. तो उनको डायग्नोस किया गया एबनॉर्मल सीक्वेंसेस को और उनको ट्रीटमेंट किया. उनका डायग्नोसिस हुई, उनका ट्रीटमेंट करने में काफ़ी सारी मदद मिलने लगी. ठीक है. नाउ इतना ही नहीं, इसके बाद जो ये इन्फॉर्मेशन मिली, इस इन्फॉर्मेशन को कई सारे फील्ड्स में, लाइक एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ किया गया, लाइक मेडिकल या हेल्थ केयर के फील्ड में इसका यूज़ किया गया. ठीक है. इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन में इसका हेल्प किया गया, एनवायरमेंटल रेमेडिएशन में इसका हेल्प करने लगा. इतना ही नहीं, कई सारे जो आपके नॉन ह्यूमन जो मॉडल्स हैं, लाइक बैक्टीरिया के, यीस्ट के, या नेमाटोड्स के, या ड्रोसोफिला के, या प्लांट्स के डीएनए के की भी सीक्वेंसिंग की गई. और उस सीक्वेंसिंग का पता लगा करके डिफरेंट फील्ड्स में इसका अप्लाई किया गया और ह्यूमन वेलफेयर में इसका यूटिलाइजेशन किया गया. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू. बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे.